हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यावाणी में। आज हम जो आपकी नई परीक्षा बोध है, युग बोध परीक्षा बोध 2024 की, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी जो 2023 का आपका प्रश्न पत्र था, उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आपको इससे पता चलेगा कि क्या पैटर्न है और कैसे प्रश्न आते हैं, और इसके ही आधार पे आप अपनी तैयारी को अभी से परीक्षा के अनुसार कर सकते हैं। तो बस मेरा पर्पज़ यही है कि आप जैसे क्वेश्चन देखें तो फिर जब आप बुक पढ़ें तो बुक इसी क्वेश्चन के अनुसार कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं या बनते हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं अभी से। और अगर आप अभी से ऐसा करते हैं तो आपके निश्चित तौर पे अंक बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि 2024 का लेटेस्ट ये आपके सामने युग बोध परीक्षा बोध है, तो इसे आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब इससे आपको पैटर्न पता चलेगा कितने सही विकल्प पूछे जा रहे हैं, कितने सही रिक्त स्थान पूछे जा रहे हैं, कितने सही जोड़ी पूछे जा रही हैं, कितने एक शब्द के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने सत्य असत्य के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी कैसे प्रश्न आ रहे हैं, कैसे गद्यांश पद्यांश से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे व्याकरण से प्रश्न आ रहे हैं, ये सब आपको पता चलेगा। तो पहला प्रश्न ये है कि सही विकल्प चुनकर लिखना है। सही विकल्प चुनकर लिखना है और इसमें ये है कि निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीक शब्द है। पहला क्वेश्चन है कि विज्ञान संबंधी तकनीक शब्द है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पर्यवेक्षक, नाभिक, अनुबंध, तदर्थ। अब इसमें बताना है कि विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द कौन सा है। तो विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द यहाँ पे है नाभिक। आप पढ़ते होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसमें नाभिक होता है। तो इसमें जो विज्ञान संबंधी जो तकनीकी शब्द है वो कौन सा है, नाभिक है। फिर आगे है कि जहाँ शब्द से वाक्य की शोभा बढ़ती है, जहाँ शब्द से वाक्य की शोभा बढ़ती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है जहाँ शब्द से वाक्य की शोभा बढ़ती है, वहाँ पे शब्दालंकार होता है। कौन सा अलंकार, शब्द से अगर वाक्य की शोभा बढ़ रही है तो वहाँ पे शब्दालंकार होगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है, कितने काल में बांटा गया है हिंदी पद्य साहित्य को। हिंदी पद्य साहित्य को कितने काल में बांटा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 काल में। हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया गया है। फिर है, घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती हैं। घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती हैं, तो घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, कपड़े पहनाती है। बिल्कुल, कपड़े पहनाती है माँ बच्चे को। फिर अगला है कि किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है। तो जैसा हमने अपने पहले के वीडियो में ये सब क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। विद्यावाणी चैनल को सब्सक्राइब करिए और मोटिवेशन देते रहिए। इसका प्रश्न है कि किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पैसे की गर्मी जो होती है वो बाजार से सामान खरीदने पर क्या करती है, विवश करती है। पैसे की गर्मी जो होती है वो बाजार से सामान खरीदने पर विवश करती है। अगला प्रश्न है कि लेखक आनंद यादव अपनी माँ को ले गया, कहाँ ले गया। जो लेखक है आनंद यादव, वो अपनी माँ को कहाँ लेके गया, तो वो अपनी माँ को दत्ताजी राव के यहाँ ले गया। ये 2023 का प्रश्न है, आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है। तो कहाँ लेके गया, लेखक लेके गया दत्ता राव जी के यहाँ। किसके यहाँ, दत्ता राव जी के यहाँ। आगे है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 1 मिनट। हाँ, यह है कि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दों का चयन कीजिए। इसमें प्रश्न है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं। और इसमें ऑप्शन आपको दिया रहेगा, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। जिस वाक्य में एक शब्द, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो कौन सा वाक्य होता है। तो ऐसे वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं, आप याद रखिए, ये सरल वाक्य होते हैं। कैसे वाक्य होते हैं, सरल वाक्य होते हैं।
जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। आगे है, मैं डायरेक्ट आंसर बताने की कोशिश यहाँ पे करूँगा आपको कि जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती हैं उन छंद को, वो कौन से छंद होते हैं। और सामने इसका आंसर 3 दिए हुए हैं, उनमें एक आपको चयन करना है। तो जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती हैं, जब मात्राएं गिनी जाएंगी तो मात्रिक छंद है। जहाँ वर्णों की गणना होगी वहाँ पे वार्णिक छंद हो जाएगा। तो यहाँ पे मात्राओं की गणना की जा रही है, मात्राओं के हिसाब से छंद को पहचाना जा रहा है, मात्रिक छंद। संवाद लिखते समय गायब हो जाता है। संवाद लिखते समय गायब हो जाता है। क्या गायब हो जाता है संवाद लिखते समय? लेखक, पाठक, श्रोता। तो इसमें लेखक आंसर हो जाएगा। संवाद लिखते समय कौन गायब हो जाता है? लेखक गायब हो जाता है संवाद लिखते समय। अगला है, लुट्टन के माता पिता उसे में ही अनाथ बनाकर चले गए। कितने वर्ष की उम्र में? 9 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष। तो हम लोग इसका आंसर देखे थे इसके पहले वाले वीडियो में, आप उनको देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को वहाँ पे विद्यावाणी चैनल में डिस्कस किया गया है। 9 वर्ष की उम्र में लुट्टन के माता पिता उसे अनाथ बना के चले गए थे। फिर है, रीतिकाल में वीर रस के कवि हुए बिहारी, भूषण, मतीराम। कौन है? मतलब ये जो कवि हैं ये किस काल में, वीर किस काल में है ना? रीतिकाल में ये वीर रस के कवि थे। और इनमें से ये 3 ऑप्शन है कि बिहारी हैं, कि भूषण है, कि मतीराम है। इन 3 कवियों में से कौन थे जो रीतिकाल में भी वीर रस के कवि हुए थे? तो इसका आंसर है भूषण। भूषण ऐसे कवि थे जो रीतिकाल में भी वीर रस से संबंधित कविताएं लिखे थे। भूषण, आपको याद रखना है, भूषण रीतिकाल में भी वीर रस के कवि हुए। फिर है, खेत की तुलना की गई है। खेत की तुलना, 6 नंबर खाली स्थान। कह रहा है खेत की तुलना किससे की गई है? तो खेत की तुलना जो की गई है वो कागज़ के पन्ने से की गई है। खेत की तुलना कागज़ के पन्ने से की गई है। अगला प्रश्न, अगला खाली स्थान है कि यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज खाली स्थान जाने की रीति बनाई। कहाँ जाने की? बिड़ला मंदिर जाने की। साईं मंदिर है, बिड़ला मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है। कहाँ पे जाने की रीति बनाई? तो बिड़ला मंदिर जाने की रीति बनाई। आगे है, सही जोड़ी बताना है आपको। पहला नंबर है चौपाई छंद, फिर है चित्रकार, फिर है संपादकीय पृष्ठ, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, छायावादी के प्रवर्तक कवि, मस्ती का संदेश। तो चलिए एक करके देखते हैं। सबसे पहले है चौपाई छंद। चौपाई छंद को आप कहाँ से मिलाएंगे? चौपाई छंद, 1 मिनट। चौपाई छंद, हाँ, चौपाई छंद को 16 मात्राएं होती हैं चौपाई छंद में। फिर चित्रकार की बात करें तो चित्रकार, यहाँ पे इतने ऑप्शन हैं चित्रकार में, देखिए चितेरा, चित्रकार चितेरा। संपादकीय पृष्ठ, तीसरा नंबर है सही जोड़ी, संपादकीय पृष्ठ। संपादकीय पृष्ठ मतलब अखबार की अपनी आवाज़ होती है, एडिटोरियल कहते हैं उसको। क्या होती है? अपनी आवाज़ होती है। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा गया है। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। ऐसा ही छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। और मस्ती का संदेश हरिवंश राय बच्चन जी की। एक बार हम और देख लेते हैं, 1 सेकंड, थोड़ा छोटी कर लेते हैं अपनी पेन की पॉइंट को। ठीक, तो चौपाई छंद हमने देखा 16 मात्राएं होती हैं चौपाई छंद में। फिर उसके बाद चित्रकार, चित्रकार का मतलब होता है चितेरा। संपादकीय पृष्ठ की बात करें तो संपादकीय पृष्ठ अखबार की अपनी आवाज़ होती है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्तिकाल को कहा जाता है। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। और उसके बाद मस्ती का संदेश हरिवंश राय बच्चन जी। आगे देखते हैं, एक शब्द में उत्तर देना है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। चौथा नंबर प्रश्न ऐसे ही रहेगा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसको थोड़ा हम और बड़ा कर लेते हैं पेज को। ठीक है, पहला प्रश्न है कि रेडियो नाटकों के पत्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है? रेडियो नाटक के जो पात्र हैं उसकी पहचान अगर करना है तो किसके माध्यम से होती है? तो ये है ध्वनि। अब रेडियो ही है तो उसमें ध्वनि के माध्यम से ही बताएंगे कि ये करने वाले, ये अभिनेता, उनका नाम लिया जाएगा। ठीक,
तो रेडियो नाटकों के पात्रों की पहचान किससे होती है? ध्वनि या संवादों से बताया जाता है उनके बारे में कि ये पात्र हैं, ये जो इनका ये रोल है, उनका ये नाम है, मतलब नाम उनका बताया जाएगा, कुल मिला के बता के होता है। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते हैं? तो खजूर और अंगूर। सिंधु घाटी सभ्यता में खजूर और अंगूर उगाए जाते हैं। अगला है कि किसकी आवाज़ मृत गांव में संजीवनी की भांति शक्ति भरती रहती थी? तो ये आंसर हो जाएगा ढोलक की आवाज़। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? तो चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद की है। अभी हमने पढ़ा था जयशंकर प्रसाद क्या थे? छायावाद के प्रवर्तक टाइप से थे। ठीक, उसके बाद छायावाद के ही प्रवर्तक थे। एक सेकंड कंफर्म कर लेते हैं। फिर उसके बाद सोरठा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है? सोरठा जो होता है छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है? तो दोहे का उल्टा होता है सोरठा। दोहे का उल्टा सोरठा होता है। ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो भाषा से सौंदर्य उत्पन्न होता है, मुहावरे से उत्पन्न होता है भाषा में सौंदर्य। आगे है सत्य असत्य बताना है। पहला है, ठीक, पहला प्रश्न है सत्य असत्य का कि राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग किया गया है। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो सही है, राष्ट्रभाषा जो है संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है? नहीं, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा व्यंजना लक्षणा। फिर है शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है। क्या ये आंसर सही है प्रगतिवाद के लिए कि शोषकों के प्रति घृणा मतलब जो शोषण कर रहे हैं उनके प्रति घृणा, और जो शोषित हो रहे हैं जैसे किसान, मजदूर, लेबर, ये सब क्या है, इनके प्रति करुणा ही प्रगतिवाद है। चौथा नंबर है कि कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, तो ये सत्य है। उसके बाद है कि शेर के बच्चे का असली नाम लुट्टन सिंह पहलवान था। तो ये शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था, असत्य हो जाएगा। फिर है सौंदलकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। ये सत्य है कि सौंदलकर मास्टर जो थे वो कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। ठीक, अब इसके आगे प्रश्न है, एक मिनट, हाँ, आगे प्रश्न है। अब लगातार प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पे कि लेखक अपने पिता के आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी थी? इसका जवाब प्रश्नोत्तर देखेंगे तो वहाँ पे इसका आंसर मिलेगा कि लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी थी, मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषताएं थीं। फिर अगला प्रश्न पूछा था कि नए अप्रत्याशित विषयों के लेखन के से छात्रों को कौन कौन से विकसित गुण होते हैं। अगला है उसी में अथवा करके पूछा था कि फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को किसकी सहायता से प्रभावशील बनाया जाता है। तो ये सिर्फ यहाँ पे प्रश्न डिस्कस किया जा रहा है, इसके उत्तर एक एक करके हम चैप्टर वाइज चैप्टर या फिर टॉपिक वाइज टॉपिक हम इसमें लाते रहेंगे। अभी आप सिर्फ यहाँ पे प्रश्न पत्र देखिए कि किस हिसाब से प्रश्न पूछा गया है, और हम सारे प्रश्नों को यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। वीर रस की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। संदेह अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न, कविता और छंद की परिभाषा। आप व्याकरण पढ़ें तो उसमें कविता, छंद की परिभाषा और कहानी, एकांकी, दोहा, सोरठा, ये सब ऐसे परिभाषाएं पढ़ते रहें। देखिए कवित्व छंद की परिभाषा आ गया है और उसका उदाहरण है लक्षणा। अब जो शब्द शक्ति है उससे ही प्रश्न आया हुआ है, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण देना है। अगला प्रश्न क्रमांक 10 है कि तकनीकी शब्द का अर्थ बताते हुए तकनीकी शब्द लिखना है और राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं लिखनी है। निम्नलिखित वाक्यों पे शुद्ध भी करना है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रही है तो ये गलत हो जाएगा, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। जंगल में शेर चिघाड़ने लगा, तो जंगल में शेर दहाड़ने लगा, चिघाड़ता तो हाथी है। अगला है कि निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित करना है। अगर आप शुद्ध न करें तो वाक्य परिवर्तित कर सकते हैं। लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ, लिखा हुआ है कि लता गा रही है और ये प्रश्नवाचक, लता गा रही है, इसका प्रश्नवाचक बनाना है। तो क्या लता गा रही है? आदमी का हवा में उड़ना कठिन है, बिना अर्थ बदले इसको नकारात्मक बनाना है।
ठीक, बिना अर्थ बदले इसको क्या नकारात्मक बनाना है। आदमी का हवा में उड़ना कठिन है, तो आदमी का हवा में उड़ना सरल नहीं है, सरल नहीं है। आगे है, कवि अपने खेत में कौन सा बीज बोया था, और इसी में अथवा पूछा था कि शमशेर बहादुर सिंह कौन से तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि थे, शमशेर बहादुर सिंह। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 पूछा गया। प्रश्न क्रमांक 13 का है कि संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। आप जब प्रश्नों को पढ़ें, जब चैप्टर को समझाए इस टीचर आपको, तो आप ऐसे प्रश्न देखते रहें कि प्रीवियस ईयर क्या पूछा गया था, और उस हिसाब से अपनी तैयारी को आप अच्छा बना सकते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों के हिसाब से। फिर है, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे, कौन गए थे आपको बताना है। फिर है, जब जेब के भरे होने, एक सेकेंड, हाँ, जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है। राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे। अगला प्रश्न है कि, एक मिनट, अगला है, शिरीष का पेड़ कब से कब तक खिलता है। शिरीष का पेड़ कब से कब तक खिलता है, प्रश्न क्रमांक 15। और इसी में अथवा पूछा था, महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के मध्य किस संबंध को नकारा है, स्वयं और भक्तिन के मध्य। प्रश्न क्रमांक 16 है कि फणीश्वर नाथ रेणु अथवा धर्मवीर भारती के साहित्य, देखिए कवि परिचय से आ गया है। फणीश्वर नाथ रेणु और धर्मवीर भारती के साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है, तो बहुत फालतू नहीं पढ़ना है। उनकी दो दो रचनाएं, जितने भी लेखक और कवि हैं उनकी 2 रचनाएं पढ़ लीजिए, उनकी भाषा शैली पढ़ लीजिए। बहुत तीन तूफान फालतू लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस हिसाब से जो टॉपिक जितना कहा जाए उतना आंसर दीजिए और अच्छे नंबर आपके आएंगे ही। ये नहीं कि आप हिंदी का पेपर है, पा गए ऐसे क्वेश्चन तो 1-2 पेज लिखने लगे, नहीं, जितना पूछा है बस उतने का आंसर देना है। साहित्य में स्थान बताना है तो ये 3 टॉपिक, 2 रचनाएँ, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, इस तरीके से आप पढ़ के और बिल्कुल सटीक आंसर दे सकते हैं। फिर उसके बाद है कि भाव विस्तार लिखना है। भाव विस्तार दीजिए, जननी जन्मभूमिश्य स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, ये आपको बताना है। इसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है वहाँ पे। अथवा में है कि क्रिकेट के खेल के विषय पर 2 मित्रों के बीच संवाद लिखना है। क्रिकेट के खेल के विषय पर 2 मित्रों के बीच जो संवाद हो रहे हैं तो उनको आपको लिखना है, कैसे संवाद हो सकते हैं ये लिखना है आपको। आगे है, इसको डिस्कस करते हैं आगे वाले पेज पे। ठीक, अब इसी संवाद लिखना है। अब प्रश्न क्रमांक 18 क्या पूछा है कि पद्यांश आपके सामने रहेगा, जैसे आपके बुक में होगा, आप उसको देखिएगा। घोर अंधकार हो, और ये वाला आपको देखना है पद्यांश, और इसके जो प्रश्न हैं इसका शीर्षक लिखना है इस वाले पद्यांश का। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो इसका शीर्षक टाइटल डालेंगे, और पद्यांश का सारांश लिखना रहेगा। 18 नंबर प्रश्न जो रहेगा पद्यांश और इसका सारांश लिखना रहेगा। फिर स्वतंत्रता को कवि ने दीपक क्यों कहा है, इस पद्यांश के आधार पे आपको उत्तर बताना है। इस प्रश्न का, इस पद्यांश के अनुसार आपको उत्तर बताना है कि स्वतंत्रता को कवि ने दीपक क्यों कहा है। अगला रहेगा, इसी में अथवा करके दिया है, ये अपठित गद्यांश को आपको पढ़ना है। हास्य व्यंग्य 1 ये वाला जो चैप्टर है उसमें से देखिएगा इसे, और शीर्षक बताना है। शीर्षक बताने के बाद नीरस जीवन को कौन सुखद बना देता है, ये इसका उत्तर देना है गद्यांश के माध्यम से जो रहेगा। और गद्यांश का सार लिखना है, गद्यांश का सार लिखना है। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन अथवा तुलसीदास का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। हरिवंश राय बच्चन या तुलसीदास जी का काव्यगत परिचय लिखना है। 2 रचनाएं लिखनी है, उनके भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना है, साहित्य में स्थान लिखना है। देखिए जब कवियों के बारे में है तो भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, 2 रचनाएं, बिल्कुल इतना लिखिए, सटीक आंसर दीजिए और बिल्कुल आपको नंबर मिलेगा। बहुत ज़्यादा उसमें कुछ फालतू लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए, और यही पर्पज़ है आपको ये डिस्कस करने का कि समझ में आए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे उत्तर लिखना है, क्या क्या पक्ष हैं उन प्रश्नों के, कैसे टॉपिक पूछे जा रहे हैं। फिर है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। एक आएगा, एक बार वह, ये करके है आपके बुक में है, तो इसको ऐसे देना रहेगा, इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी रहेगी। ये गद्यांश है, और उसी में अथवा एक और रहेगा, पैसा पावर है।
पैसा पावर है, इसी में है परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर करके। तो पैसा पावर है, ये वाला आपको देखना है रहेगा। इसके बारे में आपको क्या लिखना रहेगा, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी चाहिए। ये प्रश्न क्रमांक 20 था। प्रश्न क्रमांक 20 के बाद प्रश्न क्रमांक 21 है। 21 है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को पत्र लिखना है। तो आपको पत्र तैयार करते रहना है इस तरीके से कि ध्वनि विस्तारक यंत्र है, उस पर प्रतिबंध लगाना है जिलाधीश महोदय को। और प्रतिबंध लगाना है, आपका पढ़ाई चल रही है भाई और उसमें डिस्टरबेंस हो रहा है, बहुत सारे शादी ब्याह, बगल में मैरिज हॉल, तो इस तरीके से आपको, और लाउड स्पीकर लगातार बज रहे हैं, आपको जिलाधीश महोदय को पत्र लिखना है। ये पत्र आपको तैयार करना होगा इस तरीके, या फिर परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिताजी को अपने पत्र लिखना है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्या बाधाएं हैं, क्या कितनी प्रगति हुई है आपकी तैयारी में, तो आपको अपने पिताजी को ये सब बताते हुए पत्र लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। पर्यावरण की सुरक्षा, ऐसे निबंध आप तैयार कीजिए। वृक्षों की उपयोगिता, ये निबंध आप तैयार कर लीजिए। बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा देखेंगे, अगर हल्का भी आप उसको 10-15 मिनट दे देंगे तो आपका ये निबंध तैयार हो जाएगा। विद्यार्थी और अनुशासन, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, इंटरनेट के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। तो निबंध भी आपके सामने महत्वपूर्ण निबंध, महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक हैं, चाहे व्याकरण से हो या गद्य से हो, पद्य से हो, गद्य इतिहास से हो, पद्य इतिहास से हो, सारा व्याकरण भी आपसे डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है, और ये भी क्वेश्चन आएगा ऐसे। तो सबसे तेज बौछार गई, सबसे तेज बौछारे गईं, ये ऐसी कविता आएगी आपके सामने, उसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी रहेगी। या फिर रहेगा तिरती है समीर सागर पर, तो ये वाला भी अथवा करके रहेगा। मतलब ये वाला क्या, इस टाइप से प्रश्न रहेगा कि पद्यांश रहेगा, उसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी रहेगी। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 23। फिर उसके बाद यहाँ पे 23 ही क्वेश्चन आपके पूरे पेपर में आएंगे, और आपको इस तरीके से तैयारी करना है, ऐसे क्वेश्चंस पे नज़र डालना है, और बहुत फालतू नहीं पढ़ना है। जैसे भाव पक्ष, कला पक्ष, अगर लेखक परिचय, कवि परिचय आप पढ़ रहे हैं तो भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान और 2 रचनाएं लिखना है। बाकी आप देख ही रहे हैं कि कितने ज़्यादा प्रश्न जो आपके आ रहे हैं वो पद्य और गद्य से आ रहे हैं। उनका भाव लिखना है, उनका सारांश लिखना है, कवियों फिर उसे एक आध प्रश्न रहेंगे, शीर्षक लिखना रहेगा। इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। बाकी लास्ट में निबंध रहेगा, और निबंध के भी लास्ट में, सबसे लास्ट में रहेगा संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। तो निबंध आपको देख लीजिए, 2-4 निबंध तैयार कर लीजिए, बिल्कुल टॉपिक वाइज। आपको प्रस्तावना, उसकी जितनी हेडिंग्स हैं सब आप 2-4-6 हेडिंग बढ़िया अपनी बना लीजिए, कोटेशन उसमें लिख लीजिए, और लिखते टाइम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कोटेशन का यूज़ करिए। तो ऐसे आप अपने उत्तर को बहुत ही हेल्दी बना सकते हैं, और नंबर देने के लिए एग्ज़ामिनर जो है वो मजबूर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप विद्यावाणी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, हम लोगों को मोटिवेट करें, ताकि और भी अच्छे वीडियो जितने भी हैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड धीरे धीरे वीडियो पढ़ते रहें। और आप लोगों का बहुत प्यार सहयोग मिल भी रहा है, तो इसी तरीके से बनाए रहें। धन्यवाद।